स्कूल के टाइम से मैं मतलब सिंसियर तो नहीं कहूँगा, लेकिन अच्छा स्टूडेंट रहा था। मतलब थोड़ा कम पढ़ता था लेकिन नंबर आ जाते थे, वैसा स्टूडेंट था मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें करता था, जैसे मैं पढ़ाई करते समय अपने फ़ोन को डू नॉट डिस्टर्ब पे डाल देता था, या फिर कुछ ऐप्स हैं, फॉरेस्ट करके एक ऐप है, फोकस टू डू करके ऐप है। उसमें है कि अगर आप फोकस सेशंस कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस समय अगर आप फ़ोन यूज़ करने लगेगा तो फिर वो आपके पॉइंट्स कम कर देते हैं। एक पेड़ उगता रहता है, वो मर जाता है। तो इस तरह से मैं वो गेमीफाई कर देता था अपनी पढ़ाई को। मुझे तो 2 साल लग गए लगभग, अगर मान के चलिए तो रोज़ की 6 घंटे की पढ़ाई कर करके। लेट्स ट्राई टू मेक इट हैपन। इफ इट डज गुड, इफ नॉट देन लेट्स फेल इन द मोस्ट ब्यूटीफुल वे पॉसिबल। रांची के ऋषभ देव ने यूपीएससी में सफलता प्राप्त की है। यूपीएससी की परीक्षा में उन्होंने 167 रैंक लाया है। उनकी पूरी पढ़ाई जो स्कूली शिक्षा है वो डीपीएस रांची से हुई है। उसके बाद उन्होंने अपनी एलएलबी की पढ़ाई कोलकाता से की है। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेशंस। मेरा सबसे पहला तो आपसे यही सवाल है कि आपने कब सोचा, क्योंकि आप एनएलयू कोलकाता में थे, आप लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, तो आपने कब सोचा कि आपको यूपीएससी की परीक्षा देनी है और आपने कब तैयारी शुरू की? पहले तो धन्यवाद। और मैं अपने 3rd ईयर में था और मैं कॉर्पोरेट लॉ में ही जाना चाहता था, लेकिन फिर लॉकडाउन हुआ। कोविड-19 के आने के बाद पहली बार जब लॉकडाउन हुआ, तब मैंने देखा कि कितने सारे लोग हैं जिनको कि अपना घर चलाने के लिए मौत से जूझकर सड़क पर आना पड़ रहा था डिस्पाइट ऑफ द वायरस। एंड तब मैंने सोचा कि अगर मेरी जैसी पृष्ठभूमि का इंसान अगर देश के लिए कुछ नहीं करता है तो फिर कौन करेगा। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करूँगा। तो क्योंकि ये आपका फर्स्ट ऑप्शन नहीं था, आपने इसके पहले लॉ कर रहे थे, आप लॉ के बारे में उसकी तैयारी कर रहे थे, तो क्या इस बीच में जब कोई भी इंसान गवर्नमेंट जॉब या किसी भी परीक्षा देता है, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने का सोचता है, तो कई थॉट्स जो है होते हैं वो आते हैं माइंड में। तो आपके माइंड में भी कई थॉट्स आते थे या फिर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि आप क्रैक कर लेंगे एग्ज़ाम? देखिए, ये एग्ज़ाम तो इतना डाइसी है कि कोई मतलब श्योरिटी से बोल नहीं सकता है कि मेरा क्लियर हो ही जाएगा मेहनत करने के बाद भी। बट मैंने ये सोचा कि अपने तरफ से 1-2 बार दे के देखा जा सकता है, और अपने तरफ से तो बस मेहनत की जा सकती है, पढ़ा जा सकता है। उसके बाद फिर अगर किस्मत थोड़ी साथ दे दी तब फिर रिजल्ट निकल भी सकता है, और अगर नहीं निकलेगा तो मैंने सोचा कि फिर तो वकालत तो कर ही सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने फिर ये एग्ज़ाम देने की ठान ली। तो आपने क्लैट भी क्रैक किया है, क्लैट एग्ज़ाम भी आप क्रैक किए हैं, तो क्या रैंक था आपका उस टाइम पे और कैसे स्टूडेंट रहे आप स्कूल के टाइम से? स्कूल के टाइम से मैं मतलब सिंसियर तो नहीं कहूँगा, लेकिन अच्छा स्टूडेंट रहा था। मतलब थोड़ा कम पढ़ता था लेकिन नंबर आ जाते थे, वैसा स्टूडेंट था मैं। और क्लैट एग्ज़ाम मैंने 2017 में क्लैट यूजी में 215th रैंक पाया था, और जिसके बाद मैं बहुत भाग्यशाली था कि मेरा एडमिशन NUJS कोलकाता में हुआ। और वहाँ पर फिर मैंने पढ़ाई की, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, और फिर मैं इधर सिविल सर्विसेज की तैयारी में आ गया। कि बहुत लोग होते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि स्टूडेंट अगर ब्राइट है, हमेशा से अच्छे हैं पढ़ाई में, तो ही वो ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। इसमें आपका क्या थॉट है? कौन से स्टूडेंट जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं? मेरा तो ये थॉट है कि कोई भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर सकता है, कोई भी इस एग्ज़ाम में आपको हर विषय में थोड़ा थोड़ा अच्छा होना है, और इसके लिए ज़रूरी नहीं है, इसका सिलेबस भी एकदम अलग सा है बाकी एग्ज़ाम से। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो ब्राइट बचपन से स्टूडेंट रहा हो वही करे। और हमने तो अब तो 12th फेल तो हम सब ने देख ही ली है, तो फिर तो मनोज शर्मा सर तो ऐसे ही सबके लिए एग्जाम्पल हो ही गए हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि आपको बस निरंतर रहना है, आपको बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है और अपनी ईमानदारी से पढ़ाई करनी है, तो फिर कोई भी मेहनत करके सफलता प्राप्त कर सकता है। तो फिर आप जब तैयारी कर रहे थे तो वो तैयारी आप रांची में रहकर कर रहे थे या फिर आप बाहर थे, और कैसे आप तैयारी करते थे इसके लिए? कोचिंग लेते थे या सेल्फ स्टडी के थ्रू? मैं रांची से ही तैयारी कर रहा था, और अब तो इंटरनेट के आने के बाद से ऑनलाइन मीडियम में बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं, तो मैंने कोचिंग का सहारा भी लिया था।
और इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल्स और उनके टेस्ट्स, उनके वीडियोस देख के और उससे फिर अपने सिलेबस को ख़त्म करने के लिए। और लेकिन वो सब तो खैर इंफॉर्मेशन आपको दिला देते हैं, आपको समझा देते हैं कॉन्सेप्ट, लेकिन सेल्फ स्टडी ही मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मूल है इस एग्ज़ाम का, क्योंकि अंत में आपको वो चीज़ें याद रखनी है, आपको समझना है और आपको वो एग्ज़ाम में लिखना है। तो उसके लिए मतलब सेल्फ स्टडी मुझे लगता है कि अब तो इन्फॉर्मेशन के एज में मटेरियल की कमी नहीं है, कंटेंट हर जगह अवेलेबल है। तो कोई भी छात्र अगर छात्रा चाहे अगर पढ़ाई करना, तैयारी करना, तो वो आराम से कर सकती हैं। बस उन्हें अपनी तरफ से रिवीजन पे ध्यान देना है और सारी चीज़ों को जल्दी से जल्दी अच्छे से याद करने की कोशिश करनी है। तो आप ऑनलाइन पढ़ाई करते थे, तो आपने किस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहा? कौन कौन से प्लेटफॉर्म से आप तैयारी करते थे? अनअकैडमी से मैंने मदद ली है, प्रेप लैडर से मैंने मदद ली है, फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि अपने टेस्ट सीरीज़ देते हैं, तो बहुत सारे नाम हो जाएंगे, तो अच्छे खास उनकी मैंने मदद ली थी। और ज़्यादातर मैंने अनअकैडमी से अपने टीचर्स से पढ़ाई की थी। तो जो लोग पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं, इस परीक्षा को देना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कुछ अपना सीक्रेट ऐसा जो आपको लगा कि सबसे ज़्यादा आपके लिए काम किया हो, कुछ एक सीक्रेट आप अपने जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बताना चाहते हो? तो जी, मुझे 2022 की प्रीलिम्स एग्ज़ाम में मुझे 33 मार्क्स आए थे और उसके बाद इस बार मेरा तीनों स्टेज क्लियर हो गया, ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। तो मैंने इसमें जो सबसे बड़ी चेंजेस की अपने तैयारी में, वो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपना गाइड बना के तैयारी की और मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो यूपीएससी के आज तक के आए हैं उनके नोट्स बनाए, उनके ऑप्शंस के नोट्स बनाए और फिर मैंने जितना भी मार्केट में मटेरियल अवेलेबल है उसको देखा और फिर समझा कि इसमें से क्या मुझे काम आ सकता है। तो मुझे लगता है कि कोई भी जो अभी तैयारी करना शुरू कर रहा है उन्हें सबसे पहले सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एकदम उन पर कमांड होना चाहिए, और क्योंकि वही 2 डॉक्यूमेंट है जो कि यूपीएससी आपको देता है, बाकी कुछ वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। तो आप अगर उस पर काम करिएगा तब फिर ज़रूर आपकी सही दिशा में तैयारी होगी। आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? मतलब कौन से सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद था, और एग्ज़ाम जब आप दे रहे थे तो कौन से सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ या दिक्कत आई? फेवरेट सब्जेक्ट तो, मैं लॉयर हूँ तो फेवरेट सब्जेक्ट तो पॉलिटी ही था और तकलीफ़ सबसे ज़्यादा आती थी मुझे स्कूल में। मतलब ज्योग्राफी एक लौता सब्जेक्ट था जो मुझे स्कूल का याद नहीं था, तो लेकिन थैंकफुली मुझे ज्योग्राफी के बहुत अच्छे एजुकेटर मिल गए थे, तो वो भी बाद में मतलब वीकनेस नहीं रही थी। जब आप ऐसे तैयारी करते तो बहुत सारे, जैसे आप ऑनलाइन पढ़ाई करते थे तो काफ़ी डिस्ट्रैक्शन भी होते हैं ऑनलाइन, तो आप उससे कैसे अपने आप को बचा कर रखते थे, कैसे हटाते थे सारे डिस्ट्रैक्शंस को और कंसंट्रेट करते थे? उसके लिए मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें करता था, जैसे मैं पढ़ाई करते समय अपने फ़ोन को डू नॉट डिस्टर्ब पे डाल देता था, या फिर कुछ ऐप्स हैं, फॉरेस्ट करके एक ऐप है, फोकस टू डू करके ऐप है, उसमें है कि अगर आप फोकस सेशंस कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस समय अगर आप फ़ोन यूज़ करने लगेगा तो फिर वो आपके पॉइंट्स कम कर देते हैं, एक पेड़ उगता रहता है वो मर जाता है। तो इस तरह से मैं वो गेमीफाई कर देता था अपनी पढ़ाई को, और मैं छोटे छोटे ब्रेक्स लेता था बीच बीच में, तो जिससे कि जब मुझे कुछ सोशल मीडिया स्क्रॉल करना हो या फिर कुछ गाने सुनने हो तो 1-1.5 घंटे की पढ़ाई के बाद 10 मिनट 15 मिनट वो कर लेता था। इस तरह से मैं खुद को इंगेज भी रखता था, लेकिन हाँ, मैं ये करता था कि जब मैं पढ़ाई करता हूँ तब मैं सिर्फ पढ़ाई करता था और मैं कुछ नहीं करता था उस समय। एक सवाल जो हर किसी के मन में आता है, कितने घंटे लगते हैं ऐसे रैंक लाने के लिए, टॉप करने के लिए कितना टाइम लगता है? मुझे बाकी लोगों का नहीं पता, बट लेकिन मुझे तो 2 साल लग गए लगभग, अगर मान के चलिए तो रोज़ की 6 घंटे की पढ़ाई कर करके। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि घंटों को गिनने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने सिलेबस के हिसाब से आप डेली टारगेट्स बनाएं, आप उनको ख़त्म करने की कोशिश करिए, चाहे वो 4 घंटे में ख़त्म हो जाए या वो 8 घंटे में ख़त्म हो या 10 घंटे में ख़त्म हो, आप उनको ख़त्म करने की कोशिश करिए, तभी आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइएगा। क्योंकि घंटे पुराने से तो फिर आपको मतलब वेतन नहीं मिलने वाला है ना, तो घंटे पुरा के आप क्या ही करिएगा। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो सालों साल प्रिपरेशन कर रहे होते हैं बट क्रैक नहीं कर पाते हैं, तो क्या लगता है क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता होगा, और क्या करना चाहिए उनके लिए, क्या विकल्प, मतलब कुछ अगर आप बोलना चाहें उनको? तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, और मैं तो मेरा एग्ज़ाम ये क्लियर हो गया, लेकिन मैं जानता हूँ कि इसमें लक का कितना बड़ा रोल है,
और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनका नहीं हो पा रहा। उनको मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि मुश्किल समय में मुझे मेरी फेवरेट फुटबॉल टीम जो है लिवरपूल, उसके मैनेजर हैं यर्गन क्लॉप, उनका एक कोट मुझे हमेशा मोटिवेट करता था कि लेट्स ट्राई टू मेक इट हैपन, इफ़ इट डज गुड, इफ़ नॉट देन लेट्स फेल इन द मोस्ट ब्यूटीफुल वे पॉसिबल। तो मैं यही सोच के चलता था कि अपने तरफ से मेहनत करनी है और अगर फेल कर गए तो इतने शानदार तरीके से फेल करना है कि वो फेलियर भी अच्छा लगने लगे। तो आपको मोटिवेशन कोट से भी मिलते थे और किस चीज़ों से आपको मोटिवेशन मिलता? गानों से मिलते थे। जैसे एक रैपर हैं केंड्रिक लमार, वो बोलते हैं कि लाइफ थ्रोज मेनी रेड लाइट्स इन फ्रंट ऑफ यू बट यू हैव टू जस्ट पुश ऑन एंड ट्रस्ट गॉड। तो आपको करना है आपके, तो जो लोग अभी किसी कारणवश असफल हुए हैं उनको ये सोचना है कि ये एक रेड लाइट है उनकी ज़िंदगी में, उस पर रुक रहे हैं, लेकिन अब उसको अपने एक्सीलरेटर पे पैर डालना है, आगे बढ़ना है और अपने ईश्वर में विश्वास रख के अपने काम को आगे करना है। कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, नहीं हो पाते इसमें सफल, तो उनके लिए और क्या ऑप्शंस है? अगर आप कुछ ऑप्शन बताना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग फिर इसके वजह से डिप्रेशन में आ जाते हैं या कुछ गलत कदम उठाते हैं, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे कि और क्या क्या ऑप्शंस हैं उनके पास? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि यूपीएससी आखिरकार, या कोई भी एग्ज़ाम, क्लैट, जेई, नीट, यूपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम आखिरकार एक एग्ज़ाम ही है। वो आपकी ज़िंदगी डिटरमाइन नहीं कर सकता। वो आपको एक आपका मनपसंद काम दिला सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको मनपसंद काम नहीं मिला तो आप खुश नहीं रहिएगा आगे चलकर, या फिर आपको वो काम जो आप चाह रहे हैं वो मिल ही गया वो जॉब, तो फिर आप बहुत खुश रहिएगा, आपका एकदम जीवन सफल हो जाएगा। वो तो फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है। तो आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में बस आपका प्रेजेंट है, आपके हाथ में ना आपका पास्ट है ना आपका फ्यूचर है। तो मैं ये मानता हूँ कि जिन्हें एग्ज़ाम क्लियर करके बहुत डिप्रेशन लगता है, बहुत एंग्जाइटी होती है कि आगे क्या होगा, वो अगर ये समझे पास्ट को अपना बैगेज नहीं बनाए और फ्यूचर को अपना बर्डन नहीं बनाए और प्रेजेंट पे फोकस करें और देखें कि क्या कुछ, देखिए जैसे हम सब जो यूपीएससी एग्ज़ाम है वो देने के लिए ग्रेजुएट बनना पड़ता है। तो आप अगर ग्रेजुएट है तो यू हैव सम स्किल्स दैट यू कैन यूज़ एंड आपको उससे आप अच्छा काम कर सकते हैं। आप टीचिंग में जा सकते हैं, आपको इतनी चीज़ों की समझ है, आप पॉलिटिकल कंसल्टेंसीज में जा सकते हैं, आप गवर्नमेंट के लिए कंसल्टेंट बन सकते हैं, जो प्राइवेट कंसल्टेंट गवर्नमेंट हायर करते हैं, आप स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, आप दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। तो कई विकल्प हैं, बस इससे हताश नहीं होना है और सोचना है कि आगे हम क्या अच्छा कर सकते हैं। तो आपके अभी तक के सफ़र में क्या क्या सैक्रिफाइसेस करने पड़े? लोग पार्टी नहीं करते हैं, बहुत सारी मूवीज़ मिस कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिस करते हैं, तो और क्या क्या सैक्रिफाइसेस, फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड करना, क्या क्या सैक्रिफाइसेस करने पड़े आपको? मुझे लगता है बैंग ऑन आपने ये बात कही है कि आई थिंक टाइम का सबसे बड़ा सैक्रिफाइस रहता है, क्योंकि एज अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट आप टाइम ही एक चीज़ है जो कि किसी को नहीं दे सकते हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपके सिग्निफिकेंट अदर हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो। तो मुझे लगता है कि वो चीज़, दुख तो होता है, फ्रेंड्स पार्टी करते हैं, वो लोग फ़ोन करते हैं कि तू भी आ जा, और फिर आप बोलते हो कि नहीं अभी तो पढ़ना है, तो फिर लगता है कि यार वही किताब बार बार पढ़ रहे हैं, वो लोग वहाँ पे चिल कर। तो लेकिन यही है कि इसमें मतलब ग्रेटिफिकेशन, जो सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन है उसको अगर आप डिले कर दें तो फिर वो छोटी छोटी खुशियों से ज़्यादा एक लंबे समय में आपको बड़ी खुशी फिर मिल सकती है। तो इसके लिए फ्रेंड्स भी ऐसे होना बहुत ज़रूरी है, फ्रेंड्स और फैमिली जो कि सपोर्ट करें। तो आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किससे मिला? क्या फैमिली और फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव थे? मेरी फैमिली और फ्रेंड्स तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी शुरुआत से। मैं पहले इंजीनियर बनना चाहता था तो मैंने जेई क्वालिफाई किया, फिर मैं डॉक्टर बनना का सोचा था तो मैंने नीट क्वालिफाई किया, फिर मैं फाइनली क्लैट को दे के लॉयर बना। तो मेरी फैमिली शुरू से ही काफ़ी सपोर्टिव थी। मेरे पेरेंट्स थैंकफुली बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे और हमेशा बोलते थे कि तुमको जो करना है करो, बस अच्छे से अपना 100% एफर्ट दे के करो। उन्हें बस यही चाहिए था। और फ्रेंड्स भी मेरे काफ़ी सपोर्टिव थे। फ्रेंड्स भी समझते थे कि अभी मैं
पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी मैं नहीं मिल सकता हूँ, तो फिर और वो मेरे हिसाब से भी अपना वो शेड्यूल भी चेंज कर लेते थे कि मैं बोलता था कि मेरे पास 1-1.5 घंटे ही हैं, तो उस हिसाब से अपने ट्रिप्स को कट कर देते थे या अपने आउटिंग को डिसाइड करते थे। तो उस तरह से फ्रेंड्स ने काफ़ी, फिर जब मैं थक जाता था, मैं पढ़ के बोर हो जाता था, तो हफ्ते में 1-2 बार फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल खेल लेता था, उससे भी माइंड रिफ्रेश हो जाता था। तो ब्रेक्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेक्स लेना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप 2-3 घंटे लगातार बैठ के पढ़ते रहोगे, वैसे ही कर करके आप 8 घंटे 9 घंटे बैठ गए, तो फिर वो बहुत ज़्यादा दिमाग के ऊपर जोर पड़ने लगता है। तो मैं तो बोलूँगा कि आप 1.5 घंटे करके पढ़ो, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा छोटे ब्रेक्स लो, और उसके बाद फिर एक बड़ा ब्रेक लो 3-4 सेशन के बाद, उसमें आपको जो आपको पसंद है 1-8 घंटे के लिए करो, कहीं कुछ खेल के आ जाओ, कुछ देख लो, कुछ सुन लो। आपका डेली रूटीन क्या होता था, मतलब सुबह से लेके जब प्रिपेयर करते थे तो आपका डेली रूटीन, उसके बारे में हमें बताइए थोड़ा। डेली रूटीन तो मैं सुबह 7 से 8 बजे के आसपास में उठ जाता था, फिर मैं थोड़ा पढ़ाई करता था, और फिर ब्रेकफास्ट वगैरह कर, मतलब अब डेली रूटीन तो वही रहता था कि पढ़ाई ही होती थी। थोड़ी देर के बाद ब्रेक के बाद थोड़ा पढ़ता। हाँ, मतलब मैं 1-1.5 घंटे पढ़ता था, फिर मैं ब्रेक लेता था, उसमें मैं इधर घर में घूमते फिरते, जो माँ है, पिताजी हैं, कोई भी है, उससे बात कर लेता था, कोई गाने सुन लेता था, चाय बना लेता था, ये सब कर लेता था, कभी खाना खा लेता था, और ऐसे कर करके मैं मतलब 8-10 सेशंस करने की, कम से कम 6 सेशंस करने की, स्टार्टिंग में कम, बाद में वो मेंस आते आते तो बढ़ते चला गया, ज़्यादा ऐसे सेशंस करने की कोशिश करता था। और उसके हिसाब से मुझे अगर खेलने जाना है या फ्रेंड्स के पास जाना है, जिम जाना है, तो उसी में मैं उसको कि एक सेशन ऊपर एक सेशन नीचे, उसमें कहाँ से टाइम निकाल सकते हैं, ऐसे करके। तो ये आपने कोई टाइम टेबल बनाया था कि ये करना है इतने बजे ऐसे, क्योंकि जो लोग प्रिपेयर करते हैं उन लोग जनरली चार्ट बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, तो आपने भी कुछ ऐसा बनाया था? मैंने एक नोशन करके एक ऐप है, उस पर मैंने एक टूल बनाया था, जिसमें कि इसके लिए मैंने रिवीजन के लिए प्लानर और शेड्यूलर बनाया था, जिससे कि मुझे उस पर खाली मैंने एक खुद से बनाया था, जिसमें कि मुझे खाली टॉपिक डालना रहता था, वो मुझे बताता था कि आप कब उसको टॉपिक को रिवाइज करना है। तो मुझे कभी ये नहीं सोचना पड़ता था कि मुझे क्या रिवाइज करना है, मैं रोज़ बस उसको खोल के देखता था कि आज अच्छा ये सब टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, और फिर मुझको मैंने ऐसे स्पेस किया था कि वो 4 महीने में मैं उस टॉपिक को 7 बार रिवाइज कर लूँगा। तो उससे बाद उतनी बार आप किसी चीज़ को रिवाइज कर लीजिएगा तो फिर तो आप नहीं भूलने वाले हैं। तो वो मैं यूज़ करता था, और मुझे लगा कि डेली का टाइम टेबल बनाना मुझे उतना अच्छा नहीं, क्योंकि आपका जो डेली का रूटीन है वो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं, और भी लोग हैं आपसे एसोसिएटेड, उनके ऊपर भी डिपेंडेंट है, कोई कुछ हो गया, कुछ ज़रूरत पड़ गई, तो इसीलिए हमेशा थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए, और अपने टॉपिक्स को और सिलेबस को मेन गाइड बना के रखना चाहिए कि इतने समय तक सिलेबस इतना हो जाना चाहिए, या फिर ये वाले टॉपिक आज रिवाइज करने हैं तो हो जाने चाहिए सोने से पहले, चाहे वो 4 हो या 40 हो, वो रखना चाहिए। मुझे लगता है टाइम टेबल बनाने से ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इस तरह का शेड्यूल बनाए कि मुझे रिवाइज कब करना है, मुझे चीज़ों को कब याद करना है। को आप अपने सक्सेस का श्रेय सबसे ज़्यादा किसको देना चाहेंगे? मैं अपने सक्सेस का श्रेय सबसे ज़्यादा अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा, मेरी माँ और मेरे डैडी को। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, हमेशा सपोर्ट किया है, हमेशा मुझे अपना फुल पोटेंशियल पाने के लिए हेल्प किया है, और मतलब जो तो पेरेंट्स को तो कभी आप ये नहीं कर सकते, मुझसे तो ज़्यादा सैक्रिफाइसेस उन्होंने किए इस तैयारी में। तो जैसे कि आपने बताया कि आपको लोगों को हेल्प करना है, उनके लिए कुछ करना है, तो अब आप आगे क्या करने का सोच रहे हैं, मतलब कैसे आप लोगों को मदद करेंगे, क्या कुछ सोचा है आपने? अभी तो अब जैसे मैं सोच रहा हूँ कि अभी तो पहले ट्रेनिंग में जाएंगे, तो फिर ट्रेनिंग में सीखना है कि कैसे काम करना है, कैसे सिस्टम में रहकर और चीज़ों को बेहतर करना है, और फिर उसके बाद फिर अपने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, जो भी पोजीशन मिलेगा, उस पर अच्छे से फिर उस हिसाब से सीख कर फिर काम करूँगा। अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है, वो तो ट्रेनिंग के बाद देखूँगा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस हिसाब से ही क्या काम करना है। तो आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। और हमारे साथ थे ऋषभ देव, जिन्होंने यूपीएससी में 167th रैंक हासिल किया है। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही मददगार होगा। धन्यवाद।